हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक साइंस सेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ इस लेक्चर से और जो आगे इसमें मैं कुछ पार्ट्स लाऊंगा उससे निकल जाए। आपको बस अटेंटिव रहना है, हर एक चीज डिस्कस होगी, जो जो एमसीक्यू आता है सब कुछ डिस्कस होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहां पे इस टॉपिक में हमें बीमारियों के बारे में पढ़ना है। अगर हम बीमारी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है। अगर हमें पता है कि हम इस बंदे को फिट कब बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं, मतलब हेल्दी कब बोल सकते हैं, तब जाके हम बता सकते हैं कि ये बंदा बीमार कब होगा या बीमार कैसे होगा, किस तरीके से हो सकता है और कैसी चीजें हैं जिससे ये हेल्दी रह सकता है कंटिन्यू। तो हेल्थ को डिस्कस करते हैं। अब हेल्थ में तीन चीजें आपने याद रखनी है। देखो स्लाइड में बहुत कुछ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो ध्यान में रखो। हेल्थ तीन चीजें, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है जब आप हेल्थ बोलो, जब आप हेल्थ पढ़ रहे हो। कब हम एक बंदे को हेल्दी बोलेंगे? अगर वो फिजिकली फिट है, अगर वो मेंटली फिट है और उसके साथ साथ सोशली फिट है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बंदा है ये क्या है? हेल्दी है। तीनों चीजें याद रखना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब इसको एक एक करके समझते हैं। फिजिकल वेलबींग क्या है? फिजिकल वेलबींग मतलब आप फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट होना मतलब आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही है। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट है आपकी बॉडी में, उसका काम क्या है? पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। अब ब्लड क्यों जाता है पूरी बॉडी में? क्योंकि ब्लड में ही न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, और यही न्यूट्रिशन ऑक्सीजन आपकी बाकी बॉडी, आपके सारे ऑर्गन्स को चाहिए, और हार्ट ये पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अगर आपका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, मतलब ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, मतलब न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन बाकी बॉडी में प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है, लेकिन पढ़ना है, लेक्चर करना है, सारी चीजें पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने आपको बताया हेल्थ में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और फिजिकल वेलबींग क्या है? आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही है, आपके लंग्स है, तभी आप सांस ले पाते हो। लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे अच्छे, ब्रीदिंग इश्यूज आए। तो इसे बोलते हैं फिजिकली फिट होना, कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर। दूसरा है मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग है कि आप प्रॉपर डिसीजंस ले पा रहे हो, आपका दिमाग प्रॉपरली काम कर रहा है। आप कोई काम करना चाहते हो तो आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीजन अच्छे से ले पा रहे हो कि हाँ इसमें सही क्या रहेगा, इसमें गलत क्या रहेगा। तो ये था मेंटल वेलबींग। दूसरा क्या है? मेंटल वेलबींग। फिजिकल भी हो गया, मेंटल भी हो गया। अब लास्ट में है सोशल वेलबींग। देखो हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, तो इस सोसाइटी में हम ग्रुप्स में रहते हैं। तो इस सोसाइटी में फिट होना, क्या आप अडाप्ट कर रहे हो चीजों में, कि हाँ मैं ये डिसीजन ले रहा हूं तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। एक सोसाइटी में रह रहे तो डिसीजन भी उसी हिसाब से होते हैं। तो उसे बोलते हैं सोशल वेलबींग। अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, तो मैं बताऊंगा आप हेल्दी हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन जेकेएसएसबी पूछता है। आपको पता होना चाहिए क्या है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब इसके साथ साथ यहां पे तीन पॉइंट्स आप और याद रखोगे कि जो हेल्थ है ये तीन तरीके से अफेक्ट हो सकती है। तीन तरीके हैं जिससे आपकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब वो क्या क्या है? सबसे पहले है
जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो स्लाइड में चीजें लिखी हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो मैं बता रहा हूं वो पॉइंट्स याद रखो। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा में कोई इशू था, कोई बीमारी थी, और सेम बीमारी आप में भी दिख रही है, इसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर की बीमारी, आप में माँ बाप के, आपके जो माँ बाप है उसमें आपके एक पेरेंट्स में शुगर की बीमारी है, तो सेम शुगर की बीमारी के चांसेस आप में भी रहते हैं, या आपके दादा परदादा में किसी को थी तो आप में चांसेस रहते हैं, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। आगे और भी चीजें डिस्कस होगी, इसको और भी अच्छे वे में हम समझेंगे आगे। इसके बाद जो आपकी हेल्थ है, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्ट हो सकती है, उसके साथ साथ इस चीज से इफेक्ट हो सकती है इन्फेक्शन से। किस चीज से? इन्फेक्शन से। अब इन्फेक्शंस क्या है? देखो इन्फेक्शंस होता है जब आपकी बॉडी को अटैक करे। कौन अटैक करेगा? पैथोजन। अब पैथोजेंस क्या है? देखो पैथोजेंस में बड़ी सारी चीजें आ जाती है, लेकिन यहां पे मैंने जो लिखा एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पैथोजेंस में मेजॉरिटी ग्रुप किनका है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या है? देखो हमारे आसपास बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते, नेकेड आई से आपको विजिबल नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत ही सारे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे भी है जो आपको फायदा देते हैं, कुछ ऐसे भी है जो आपको नुकसान करते हैं, और जो आपको नुकसान करते हैं वही पैथोजेंस है, और वही आप में क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं, आप पे इन्फेक्शन करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। और इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी हेल्थ क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। गर्मी बहुत है, लेकिन लेक्चर तो करना है, तो थोड़ा सा पसीना हम साफ करते हैं। आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूं चीजों पे, तो एनर्जी भी ज्यादा लग रही है। अब मैंने आपको बताया हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, और इफेक्ट किस चीज से होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स से और इन्फेक्शन। इसके अलावा और एक चीज है जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, वो आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है। आपका खाना पीना सही है, आपकी हेल्थ सही है। आपका खाना पीना सही नहीं है, आपकी हेल्थ सही नहीं है। आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिजिकली फिट होंगे। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका वेट ज्यादा है, तो हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। तो ये तीन चीजें हैं जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, माँ बाप में था, आप में भी हो सकता है डिजीज। इन्फेक्शंस, कोई पैथोजन है जिसने आपको अटैक कर दिया, तो इन्फेक्शन हो गया, और उस वजह से आपकी हेल्थ में इशू आ जाएंगे। और तीसरा क्या है? लाइफस्टाइल, कि आपका रहन सहन सही नहीं है, जिस वजह से आपकी हेल्थ भी सही नहीं होगी। ये डेफिनेशन जेकेएसएसबी पूछता है, और आपको ये अच्छे से रट लेनी है। और आई होप मैंने बहुत कोशिश की कि इसको मैं बहुत ही अच्छे वे में आपको समझा सकूं, और आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि हेल्थ क्या है, तो अब हम डिजीज को समझ सकते हैं। डिजीज, बीमारी क्या है? अभी मैंने आपको बताया फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, इन तीनों चीजों में गड़बड़ है तो मतलब डिजीज है। अब यहां पे मोर पर्टिकुलरली हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं। डिजीज क्या है? जब आपकी बॉडी में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। समझना इस चीज को, डिजीज क्या है? जब बॉडी में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को हम डिजीज बोलते हैं। और जो डिजीज है, जब आपकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, आपके ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन,
एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन सही से काम नहीं कर पा रहे, इस चीज को हम डिजीज बोलते हैं। मतलब हार्ट है हमारा प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, बंदे को क्या है, हार्ट की बीमारी है। लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे बंदे को क्या है, लंग्स की बीमारी है। तो मतलब जब ऑर्गन्स एक या एक से ज्यादा प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, इसको हम डिजीज बोलते हैं। और जब डिजीज होती है ना तो बॉडी आपको इंडिकेशंस देते हैं। आपकी जो बॉडी है बहुत समझदार है। जैसे ही बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है आपकी फिजिकल मेंटल या हम बोले मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में या सोशल हेल्थ में कोई इशू आते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपको उधर से बताती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इशू है। तो बॉडी क्या शो करती है, साइंस एंड सिम्टम्स शो करती है। साइंस एंड सिम्टम्स शो करती है मतलब आपको किसी पैथोजन ने, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ गया तो आपकी बॉडी में क्या होता है, फीवर, बुखार चढ़ जाता है एकदम से। बुखार क्या है, बॉडी का इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखो ट्रीट करो, प्रॉब्लम है बॉडी में। तो बॉडी आपको इंडिकेशंस दिखाती है जिसको बोलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। आई होप आपको डिजीज समझ में आ गया। जब आपकी बॉडी का एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन अफेक्टेड है तो हम क्या बोलेंगे, बंदा किस चीज से सफर कर रहा है, डिजीज से। अब डिजीज खुद में दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो तरह की। एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। तो स्लाइड में चीजें मिल जाएगा, बस इधर ध्यान रखो। कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब जो बर्थ से ही हो। जब बच्चा पैदा होता है तो डिजीज के साथ पैदा होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। पहले से है, पैदा हुआ तो इस डिजीज के साथ ही पैदा हुआ। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें पहले से शुगर है तो बोलेंगे कॉन्जेनाइटल है। कोई बच्चा पैदा हुआ तो हार्ट में होल है, कॉन्जेनाइटल है। इसके कंपैरिजन में एक्वायर्ड क्या है, एक्वायर्ड डिजीज वो बीमारी है जो आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद हुई, आप पहले से नहीं थी। और जो यही एक्वायर्ड डिजीज है ये खुद में दो तरह की होती है, या तो कम्युनिकेबल होगी या तो नॉन कम्युनिकेबल होगी। और यही तो हमारा टॉपिक है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को आप याद रखोगे इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज है पैथोजिन से होती है, पैथोजिन्स आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, तभी हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती। तो यही चीज हम अच्छे वे में आप डिस्कस करेंगे। पहले कम्युनिकेबल करेंगे, फिर नॉन कम्युनिकेबल करेंगे, और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक का जो हिसाब किताब रहेगा ये पार्ट्स में आएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि एकदम से अगर मैं आपको बहुत सारी डिजीज बता दूं तो बंदा परेशान हो जाता है। और डिजीज में भी हम वही पॉइंट करेंगे जो जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद बताऊंगा क्या आपको याद रखना है। मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि ये याद रखना है वो नोट कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पसीना साफ कर लेते हैं, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है यहाँ पे जम्मू में। तो कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है जो मैंने आपको बताया, और इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को। और मैंने आपको बताया कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है पैथोजिन से फैलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का नहीं होता, बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका वायरस आ जाता है, वायरस में जैसे आपने कोविड-19 हमने रिसेंटली फेस किया है पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या था, वायरल डिजीज था और कम्युनिकेबल डिजीज थी, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती थी, तभी जाके आप मास्क लगाते थे और बाकी सारी जो प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते थे। इसी तरीके से जो कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया से हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीबी है, फंगस से हो सकता है। जैसे आप कभी बोलते हो दाग निकल गया, वो कैसे होता है, फंगस से होता है, वो कभी फैलता भी है। वो प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। अब देखो यहाँ पे तो मैं आपको जस्ट ये थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ,
ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें। इसी तरीके से हेलमिंथ, हेलमिंथ क्या है? जो आपके पेट में कीड़े वगैरह होते हैं वो हेलमिंथ होते हैं। वो भी क्या करते हैं? बीमारी करते हैं। कौन सी बीमारी करते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। अब पैथोजेंस के बारे में मैंने एक और स्लाइड लाया है यहाँ पे। तो पैथोजेंस क्या है? जो कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करते हैं, और यही पैथोजन एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर होते हैं, तब जाके ये बीमारी जो है एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। और यहां पे मैंने बताया पैथोजन क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, अभी मैंने डिस्कस किया। और ये इमेजेस भी है नीचे देखो, ये वायरस की इमेज है यहाँ पे, ये फंजाई है, ये बैक्टीरिया है। आप देख लोगे जब स्लाइड मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है। अभी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैक्टीरिया से जैसे टीबी होता है, बैक्टीरिया से न्यूमोनिया होता है, टाइफाइड होता है। हमें जो जो इंपॉर्टेंट डिजीज है सब पढ़नी है। जो जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है, जिस जिस डिजीज से पूछता है, हम सारी करेंगे। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही है। वायरस से कोविड-19 रिसेंटली बड़ा फेमस था। एचआईवी वायरल डिजीज है, एचआईवी एड्स। फंजाई से रिंगवर्म फंगल डिजीज, प्रोटोजोआ से मलेरिया जो होता है, डेंगू, मलेरिया सब प्रोटोजोअल डिजीज है। और हेलमिंथ एस्केरियासिस आपके पेट के कीड़े वगैरह है, हेलमिंथिक डिजीज है। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है खुद में दो तरह की होती है। कम्युनिकेबल डिजीज खुद में दो तरह की होती है। और या मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है दो तरह से फैलती है। एक जो कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है वो कंटेजियस हो सकती है, दूसरा नॉन कंटेजियस हो। कंटेजियस डिजीज मतलब जो क्लोज कांटेक्ट से फैले, मतलब कोविड-19 जो था, आपको बोला जाता था मास्क लगाओ, इतनी दूरी रखो एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि कंटेजियस थी, एकदम से फैलती है। छींका तो फैल गई, किस किया तो फैल गई, हग किया तो फैल गई। क्लोज कांटेक्ट से फैलती। और ऐसी बड़ी सारी डिजीज है जो क्लोज कांटेक्ट से फैलती है, जो कांटेक्ट से फैलती है, जो कंटेजियस है। यहाँ पे साइफिलिस, गोनोरिया, एड्स वगैरह भी लिखा हुआ है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। कोविड-19 इसलिए बताया क्योंकि फैमिलियर हुआ इस चीज। नॉन कंटेजियस होता है जो क्लोज कांटेक्ट से ना फैले। जो कैसे फैलती है? किसी ना किसी एजेंट के थ्रू फैलती है, जैसे एयर के थ्रू, या हम बोलेंगे पानी के थ्रू फैलेगी, खाने के थ्रू फैलेगी, या कोई वेक्टर लेके आ रहा है। जैसे मलेरिया जो होता है मॉस्किटो के थ्रू होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बोलते हैं। मॉस्किटो में भी जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है उसमें मलेरिया का पैथोजन होता है, और वो अगर आपको काटे आप में मलेरिया हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। नॉन कंटेजियस जो किसी एजेंट के थ्रू होती है, कंटेजियस मतलब जो क्लोज कांटेक्ट से फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस दो तरह की होती है, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ये हमें आगे पढ़ना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो क्लोज कांटेक्ट से नहीं फैलती, या जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती। मोर प्रॉपरली तो ये बोलेंगे कि एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती, जिसमें है तो उसी में है। ये हमें आगे डिस्कस करना है। अब स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को, और सारी डिजीजेस करेंगे जो जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज में हम पैथोजन के अकॉर्डिंग डिजीज करेंगे, पैथोजेंस के अकॉर्डिंग डिजीजेस करेंगे। और सबसे पहले हम कौन सी बीमारियां डिस्कस करेंगे जो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह। बैक्टीरिया क्या है? टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। हमारे पेट में यूजफुल बैक्टीरिया जो डाइजेशन में मदद करते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो क्या है? हार्मफुल है। और उन्हीं की वजह से क्या होते हैं? इन्फेक्शन होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। तो वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो सबसे पहली डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइफाइड। याद रखना, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट होगा, उसको नोट कर लेना। नोट नहीं करोगे, जब पीडीएफ मिल जाएगा तो मार्क कर लेना। टाइफाइड को हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, याद रख लेना। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर बोलते हैं, ये एमसीक्यू आता है। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर बोलते हैं क्योंकि टाइफाइड में सबसे बड़ा सिम्टम फीवर होता है, और इसमें एब्डोमिनल पेन होती है,
और टाइफाइड में इंटेस्टाइन में इशू आ सकते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में होल हो सकता है, तो तभी टाइफाइड को एंटेरिक फीवर बोलते हैं। याद रख लेना, एंटेरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल पेन रहता है, इंटेस्टाइन में इशू आ सकते हैं, तो एंटेरिक फीवर। याद रखना, टाइफाइड को क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन बनता है, पैथोजिन कौन होगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा, किस वजह से, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस वजह से ये बीमारी होती है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस वजह से टाइफाइड होगा, वो है साल्मोनेला टाइफी। आपने याद रखना है, टाइफी से याद रख लेना टाइफाइड, तो टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, साल्मोनेला टाइफी है, आपने याद रखना है। आगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब पानी और आपका खाना पीना, अगर उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो आप में ये आ सकता है। जैसे ही आपको कंटेमिनेटेड फूड खाओगे, पानी पियोगे, तो आप में टाइफाइड हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या है, देखो सिम्टम्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्टम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं बता रहा हूं कि डिजीज का कोई अल्टरनेटिव नेम है, किस वजह से होती है, इस डिजीज का कौन सा टेस्ट किया जाता है, और कौन से वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। वैक्सीन होता है जो ट्रीटमेंट होगा इस डिजीज का। वैक्सीन अगर सिंपल भाषा में समझना हो, वैक्सीन क्या होता है, अधमरा बैक्टीरिया। अब देखो, मैं इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ कि वैक्सीन क्या है, अधमरा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डाला जाता है, और आपकी बॉडी में ऊपर वाले ने नेचुरल आर्मी रखी होती है, आपका इम्यून सिस्टम। जैसे ही वो अधमरा बैक्टीरिया देखती है, तो इम्यून सिस्टम आपकी आर्मी एक्टिवेट होती है, और वो उस बैक्टीरिया के खिलाफ फोर्स बनाती है, जो आगे उस बैक्टीरिया को क्या करेगी, उस बैक्टीरिया से लड़ेगी और उसको किल करेगी। और कल को जब एक्टिव बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में आ जाता है, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी फोर्स होती है, ऊपर वाले ने जो आपका इम्यून सिस्टम रखा होता है, उसने ऑलरेडी फोर्स बनाई होती है उस बैक्टीरिया की। तो क्या क्या याद रखना है, डिजीज का कोई अल्टरनेटिव नेम, पैथोजन कौन होगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे आपको पता चलता है कि ये बीमारी है, और कोई वैक्सीन है। आपने ये चीजें याद रखनी है। टाइफाइड में सिम्टम्स में आप याद रखोगे, जैसे मैंने बताया, नाम से ये एंट्रिक फीवर है, तो बहुत ज्यादा फीवर होता है इसमें, थकावट होगी, वीकनेस, स्टमक पेन, पेट में दर्द होगा, तभी एंट्रिक बोलते हैं इसको। एंट्रिक तो मोर प्रॉपरली जो इंटेस्टाइन में इश्यूज आ जाते हैं टाइफाइड की वजह से। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हेडेक, सिरदर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। तो ये चीजें आप याद रखोगे टाइफाइड में कंसेप्ट के हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्रिक फीवर, साल्मोनेला टाइफी। और अगले स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएसबी। टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि बंदे में क्या है, टाइफाइड। अब विडाल टेस्ट होता कैसे, नहीं जानना हमें, बस याद रखो कि विडाल टेस्ट है। अब ज्यादा साइंस में इसमें डालने लगा तो फिर हो गया काम हमारा। जेकेएसएसबी बस चीजों को ऊपर ऊपर से देखो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको रटो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना उसको फेंक दो। कोई पीएचडी नहीं करना हमने इसमें। तो टेस्ट में क्या याद रखोगे, विडाल टेस्ट, किसमें, टाइफाइड में। और टाइफाइड में एक चीज याद रखना कि टाइफाइड में जो पहला पेशेंट जो नोन है, देखो इससे पहले भी टाइफाइड के पेशेंट्स होंगे, लेकिन जो नोन पेशेंट है ना, जो पहली बार हमें पता चला कि इसमें टाइफाइड जैसी कोई बीमारी है, तो वो मैरी मेलोन थी। कौन थी, मैरी मेलोन। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी बनाई है। मैरी मेलोन पहली पेशेंट थी टाइफाइड की, जो नोन पेशेंट है टाइफाइड की। कौन, मैरी मेलोन। और मैरी मेलोन क्या थी, ये कैरियर थी। कैरियर एक ऐसा बंदा है जिसमें पैथोजन तो होता है, जिसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो होता है, लेकिन इसमें वो बीमारी नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये कैरियर जो है ना, ये बीमारी फैलाता है। क्या करता है, बीमारी फैलाता है, दूसरे बंदों में बीमारी फैलाता है, खुद में बीमारी नहीं होती इसको। अब मैरी मेलोन क्या करती थी, ये जो खाना बनाती थी, उस खाने में पैथोजन जाता था, इन्होंने छीका, खाने में पैथोजन चला गया, सॉरी, खाने में पैथोजन चला गया, वो खाना किसी दूसरे बंदे ने खाया, उसमें पैथोजन चला गया, तो उसमें टाइफाइड हो गया। तो ऐसा सिस्टम था। तो आई होप आपको ये मैरी मेलोन का कंसेप्ट समझ में आ गया। मैरी मेलोन कौन थी, पहली नोन पेशेंट थी टाइफाइड की। याद क्या रखना है, एंट्रिक फीवर, साल्मोनेला टाइफी, विडाल टेस्ट, मैरी मेलोन, पहली नोन पेशेंट। और ट्रीटमेंट में याद रखोगे, टैब वैक्सीन दिया जाता है टाइफाइड के लिए। कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है आपने, बस इतना, टैब वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन यूज होता है टाइफाइड में, टैब वैक्सीन। और
क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को किल करती है, बस इतना याद रखो। आपने क्लोरामफेनिकोल याद नहीं रखना, नहीं पूछेगा जेकेएसएसबी, लेकिन वैक्सीन याद रखना। टाइफाइड में कौन सा वैक्सीन यूज होता है? टैब वैक्सीन। टाइफाइड बैक्टीरिया वैक्सीन याद रखना, टैब वैक्सीन यूज होता है। आई होप टाइफाइड आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट डिजीज पे, जो बैक्टीरियल डिजीज है हमारी, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बोलते हैं ऐसे भी, न्यूमोनिया हो गया इसको। न्यूमोनिया क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखोगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है निमोनिया में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आपके पास आया कोई बंदा जिसको निमोनिया है, छींका, आपके मुंह में ड्रॉपलेट गया तो आप निमोनिया हो गया। उसके अलावा कोई इन्फेक्टेड है जिसमें निमोनिया है, आप उसका गिलास यूज कर रहे हो, आप उसके जो बर्तन वगैरह है वो यूज कर रहे हो, तो उससे भी निमोनिया हो सकता है। अब निमोनिया में होता क्या है? मेन सिम्टम जो है इसमें, देखो आप जो सांस लेते हो लंग्स से लेते हो, और लंग्स का फंक्शनल यूनिट होता है एल्वियोलाई। मतलब जो लंग्स है इसमें लास्ट में एल्वियोलाई होता है। लंग्स से क्या होता है? आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हो, और फाइनली जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में जाता है ना, इधर लंग्स में जो एल्वियोलाई है उधर से जाता है। न्यूमोनिया में क्या होता है? इस एल्वियोलाई में क्या होता है? फ्लूइड जमा हो जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। बस इतना याद रखना है। पूछेंगे क्या? निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इतना याद रखना है। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो यहाँ पे फ्लॉक्सासिलिन और पेनिसिलिन दवाइयां दी जाती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है, पेनिसिलिन क्या है? आपका एमॉक्सिलिन है। एमॉक्सिलिन तो सबने खाया होगा, एमॉक्सिक्लेव करके टैबलेट आता है। पेनिसिलिन क्या आपका? एमॉक्सिलिन है। तो अब देखो पेनिसिलिन में बहुत सारी दवाइयां आती है, लेकिन हमें यहाँ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो पेनिसिलिन में एमॉक्सिलिन आता है। ठीक। तो निमोनिया में क्या याद रखोगे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बाकी तो मैंने बताया कि लंग्स में इशू आ जाता है, एल्वियोला में क्या आ जाता है? फ्लूइड जमा हो जाता है, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और उसके अलावा सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक वगैरह होगा ही, क्योंकि जब बॉडी में पैथोजन का अटैक होता है ना, तो बॉडी उधर से शो करती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी आपकी बॉडी में फीवर होता है, सर्दी लगती है, खांसी, आप खांसने लगते हो, सिर दर्द होने लगता है। तो ये आपकी बॉडी शो कर रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दवाई लो। तो नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं, प्लेग। प्लेग में आपको याद रखना है, प्लेग को बिबोनिक प्लेग भी बोलते हैं, इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, याद रख लेना इस चीज को। प्लेग को बिबोनिक प्लेग भी बोलते हैं, इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना है आप। और प्लेग में जो पैथोजन है वो है यर्सीनिया पेस्टिस, याद रख लेना इस चीज को। प्लेग में पैथोजन कौन है? यर्सीनिया पेस्टिस, याद रख लेना, क्वेश्चन बनता है प्लेग। अब देखो प्लेग क्या है? प्लेग का जो पैथोजन है ना, ये चूहों में होता है, रोडेंट्स में, रोडेंट्स होता है, चूहों में होता है। चूहों में एक्चुअली, चूहे में एक इंसेक्ट होता है, यहां पे मैं दिखाता हूं, ये चूहा है, ये चूहे में एक इंसेक्ट है, ये चूहे का पैथोजन है इंसेक्ट। इस इंसेक्ट को बोलते हैं जिनोप्सिला। क्या बोलते हैं? जिनोप्सिला, यहां पे लिखा हुआ। जिनोप्सिला किन में होता है? चूहों में होता है। अब इंसानों में कहां से आया? जब ये कभी क्या हो गया कि ये चूहा मर गया, इसकी डेथ हो गई, तो डेथ जब हो गई ये इंसेक्ट बाहर निकल आता, क्योंकि जिसपे था वो तो गया, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रिशन तो चूहे से लेता था, चूहा मर गया तो ये निकल गया बाहर। अब इसको बाहर क्या हो गया? एक बंदा मिल गया यहाँ पे, तो इसने क्या किया? इसको बाइट कर लिया। तो जैसे ये बाइट करेगा इसको जिनोप्सिला, तो जिनोप्सिला के अंदर होता है पैथोजन किसका? प्लेग का। तो ये इस बंदे में ये इंसेक्ट क्या डाल देता है? यर्सीनिया पेस्टिस डाल देता है, जिस वजह से इस बंदे में क्या होता है? प्लेग होता है। और प्लेग में भी फीवर होता है, बुखार होता है, कोई भी पैथोजन का अटैक हो बुखार होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी दिखा रही है आपको कुछ ना कुछ इशू। तो बुखार होगा, उसके साथ साथ प्लेग में देखा जाता है लंप्स बनते हैं आपके आर्म पिट में, आपके ग्रॉइन वाले एरियाज में लंप्स बनते हैं, और उसके अलावा लाल पैचेस दिखते हैं। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, उस हिसाब से बस कंसेप्ट के लिए पढ़ लो। तो याद रखना वो क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस, बिबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ, ये आपने याद रखना है। तो इसमें लम्स बनते हैं। और एक जो पॉइंट आप याद रखोगे जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिटेक्ट कैसे प्लेग करते हैं, कौन सा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि बंदे में प्लेग है, तो वो वेसन सिटेन है। तो वेसन सिटेन आप याद रखोगे, जिससे डिटेक्ट किया जाता है प्लेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ट्यूबरकुलोसिस। देखो बैक्टीरिया में भी बहुत सारी डिजीज है जो जेकेएसएसबी पूछता है।
तो थोड़ा टॉपिक लेंथी हो जाएगा, लेकिन इतना मैं गारंटी ले रहा हूं कि जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं सीधे एमसीक्यू यही बनने वाले हैं। थोड़ा सा आप बियर करो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना मैं गारंटी लेता हूं कि अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा और आप ये सारी चीजें पढ़ के जाओगे, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस को कोचिज डिजीज भी बोलते हैं, ये एमसीक्यू बनता है। ट्यूबरक्लोसिस को कोचिज डिजीज भी बोलते हैं, ये एमसीक्यू बनता है। पसीना साफ कर लेते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस को हम कोचिज डिजीज भी बोलते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस को कोचिज डिजीज भी बोलते हैं और ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रख लेना इस चीज। और आपने याद रखना है, जब भी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आता है तो वो बॉडी में ट्यूबरकुलिन बनाता है। क्या बनाता है? ट्यूबरकुलिन बनाता है। और यही ट्यूबरकुलिन आपको इश्यूज करता है, प्रॉब्लम्स करता है। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये लंग्स को अटैक करता है, लिम्फ को अटैक करता है। लिम्फ आपकी बॉडी का ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी इम्यून सेल चलती है, जिसमें आपकी बॉडी की आर्मी चलती है। बोन्स को अफेक्ट करता है, ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स में मैंने आपको वही बताया कि जब भी पैथोजन अटैक करेगा तो फीवर होगा, कफ, इसमें जो थूक होती है उसके साथ खून निकलता है, ब्लड निकलता है, चेस्ट में पेन होगा, वेट कम हो जाएगा, थकावट होगी, भूख नहीं लगेगी। वही चीजें लिखी हुई आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं याद रखना है, वो पॉइंट्स याद रखो। क्या बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस को? कोचिस डिजीज बोलते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा टॉक्सिन बनाता है? ट्यूबरक्युलिन। और याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस में जो हमारा वैक्सीन है वो है बीसीजी वैक्सीन। याद रखना, भूलना नहीं, इसमें एमसीक्यू बनता है कि बीसीजी वैक्सीन किस डिजीज में यूज होता है? ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है। बीसीजी क्या है? बैसिलस कालमेटे ग्यूरीन वैक्सीन। याद रखना, बीसीजी क्या है? बैसिलस कालमेटिग्यूरिन वैक्सीन। और याद रखना कि टीबी के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है मॉन्टेक्स टेस्ट। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि मॉन्टेक्स टेस्ट किस डिजीज में किया जाता है? तो टीबी में किया जाता है। आई होप आपको ट्यूबरकुलोसिस भी यहाँ पे क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है लेप्रेसी। लेप्रेसी मतलब कोढ़ की बीमारी। लेप्रेसी क्या है? कोढ़ की बीमारी। याद रख लेना, लेप्रेसी कोढ़ की बीमारी, बहुत सोशल स्टिग्मा था पहला इसका, लेकिन अब तो ट्रीटमेंट आ गया तो आप कोई टेंशन नहीं। याद रख लेना, लेप्रेसी को हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। हैंसन्स डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये हैंसन साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर की थी। और लेप्रेसी जो फैलती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से फैलती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है लेप्रेसी का, याद रख लेना। लेप्रेसी में क्या होता है? देखो, मैं यहाँ पे पेन को अगर टच करूं अपनी उंगली के साथ तो ये फील होगा मुझे यहाँ पे। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे नीडल से प्रिक करूं तो मैं एकदम से पीछे लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो उंगली है यहाँ पे सेंस कर रही है, यहाँ पे न्यूरॉन्स है वो उसको सेंस कर रहे हैं कि खतरा है। और लेप्रोसी में क्या होता है? यही जो सेंसेशन है ये खत्म हो जाती है, आपको फील नहीं होता। और इसमें लेप्रोसी में डिफॉर्मिटीज होते हैं, ये उंगलियां डिटीरियोरेट होके, पूरा टिश्यू डिटीरियोरेट होके नीचे गिर जाता है। तो ये लेप्रोसी में होता है। लेकिन आपको इतना इसमें डीप मत जाओ, बस ये इतना याद रखो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। और ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। और यहाँ पे कौन से एंटीबायोटिक दिए जाते हैं? डेप्सोन एंड रिफेम्पिसिन। ये याद रख लेना क्योंकि कभी कभी डेप्सोन पे क्वेश्चन आ जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉलरा। कॉलरा में बस इतना याद रखना कि फैलता किससे है? विब्रियो कॉलरा से। याद रख लेना, फैलता किससे? विब्रियो कॉलरा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कौन है? विब्रियो कॉलरा। और कॉलरा क्या है? ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। और इसमें आप याद रखोगे, इसमें ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है ना वो ओआरएस रहता है। क्योंकि कॉलरा में क्या होता है ना, डायरिया होता है
और जो स्टूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राइस वाटर टाइप होते हैं, मतलब जैसे चावल का पानी होता है ना, ऐसे स्टूल्स पास करता है बंदा, और उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है इसमें। तो इसमें क्योंकि बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ज्यादातर ट्रीटमेंट में ओआरएस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, आप सबने ओआरएस पिया होगा, तो उससे क्या होता है, बॉडी में जो पानी जो बाहर निकला है वो वापस आ जाता है, और उसके साथ साथ जो आयंस वगैरह, सोडियम कैल्शियम वगैरह, वो सारा भी वापस आ जाता है। और इसमें कॉलरा में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, कॉलरा वैक्सीन, और बोला जाता है कि गर्म पानी पियो और साफ सफाई रखो, तो ये कॉलरा का ट्रीटमेंट होता है। आपको बस इतना याद रखना है, विब्रियो कॉलरा है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और ट्रीटमेंट में ओआरएस दिया जाता है, और इसमें स्टूल्स कैसे होते हैं, राइस वाटर टाइप होते हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया और एक बैक्टीरियल डिजीज है, आपने बस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। डिप्थीरिया में बस मैंने यही क्वेश्चन देखा, लेकिन हाँ, वैक्सीन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिप्थीरिया में जो वैक्सीन यूज होता है वो डीपीटी वैक्सीन है, इसको बोलते हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन। एक्चुअली ये जो वैक्सीन है 3 बीमारियों के लिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। पर्ट्यूसिस होता है जो खांसी आती है, पर्ट्यूसिस होता है खांसी आना, जो मुर्गे वाली खांसी, वैसी आवाजें निकलती है। और टेटनस एक और बीमारी है, वो भी हम आगे देखेंगे। डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी करता है, इसमें भी फीवर होते हैं, सर्दी लगती है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो आपकी एयरवे है, इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, इसमें म्यूकस मोटा हो जाता है, जिस वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। आपने इतना याद नहीं रखना, बस याद रखना डिप्थीरिया किससे फैलता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी, और इसका जो वैक्सीन है वो डीपीटी वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, वो टेटनस है। टेटनस को लॉकजा भी बोलते हैं। और टेटनस फैलता किससे है, ये इंपॉर्टेंट है। टेटनस फैलता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। आप सबने टेटनस का जो टीका है, इंजेक्शन है, वो लगाया होगा। टेटनस का जो बैक्टीरिया है, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है। ये बॉडी में क्या बनाता है, ये टेटनोस्पाज्मिन बनाता है। क्या बनाता है, बॉडी में टेटनोस्पाज्मिन बनाता है, जिस वजह से क्या होता है बॉडी में इफेक्ट्स आते हैं। और टेटनस में क्या होता है, देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, टेटनस में क्या हो जाता है, ये मसल्स अटक जाती है, एकदम से अटक गई तो आप बोल नहीं पाओगे, तो उसको बोलते हैं लॉक जा। देखो वॉलंटरी मसल, मैं पेन उठा रहा हूं, अपनी मर्जी से उठा रहा हूं, क्योंकि मसल मेरी जो है मेरी मर्जी से मूवमेंट कर रही है। इसमें क्या होता है, वॉलंटरी मसल्स में इशू होता है, स्पाज्म आ जाते हैं, आप मूवमेंट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो ये टेटनस में हो जाता है। और टेटनस में बस याद रखना, टेटनस को लॉक जा भी बोलते हैं, एमसीक्यू बन सकता है। किससे होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, आपने याद रखना है। और वैक्सीन कौन सा है टेटनस के लिए, डीपीटी वैक्सीन, जो मैंने अभी बताया था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस वैक्सीन, ये 3 डिजीज के लिए यूज होता है। डिप्थीरिया तो मैंने अभी बताया, टेटनस में भी यूज होता है, और आगे हम पर्ट्यूसिस पढ़ेंगे, वहां भी यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो पर्ट्यूसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्ट्यूसिस होता है वूपिंग कफ, हम बोलते थे मुर्गे की आवाज वाली खांसी। कुछ याद नहीं रखना, बस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, याद रख लेना। पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ भी बोलते हैं, एमसीक्यू आ सकता है। किससे होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। आज ये लेक्चर बड़ा हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए भी, थक गया मैं खुद भी, लेकिन इतना है जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ऐसे ही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही याद रखना है, यही से एमसीक्यू बनेगा। और सेम वैक्सीन पर्ट्यूसिस में कौन सा होगा, डीपीटी। डीपीटी आपका 3 डिजीज में है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस वैक्सीन। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है हमारी, गोनोरिया और साइफिलिस, में एक साथ बताता हूं आपको, ये दोनों एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल कंटैक्ट पे जब बंदा आता है तो उधर से फैल सकती है, कि अगर एक पार्टनर को ये बीमारी है तो दूसरे पार्टनर को हो सकती है। बस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना, गोनोरिया में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है निसीरिया गोनोरिया, और साइफिलिस में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपेनोमा पैलेडियम। बस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना, गोनोरिया में कौन है, निसीरिया गोनोरिया, और साइफिलिस में कौन है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम। दोनों के दोनों एसटीडीज है, और ट्रीटमेंट में दोनों में पेनिसिलिन ही दिया जाता है। पेनिसिलिन मतलब एमॉक्सिलिन, याद रख लो, एमॉक्सिलिन वन ऑफ द पेनिसिलिन है, बस इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं, आगे वायरल डिजीज है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे कि वायरस से कौन कौन सी इंफेक्शन हो सकते हैं, और जो इन्फेक्शन जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वायरस से करेंगे, प्रोटोजोआ से करेंगे, प्रोटोजोआ में जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह आ जाएगा, बहुत ही आसानी से करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा, आपको उससे बाहर कुछ नहीं करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो रेस्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंप्लीट करूं, और उसके बाद एक लेक्चर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे लाएंगे। अब देखो ये लेंथी तो है,
लेकिन इतना है कि इसमें एमसीक्यू आता है और आपका एमसीक्यू निकलेगा। बस अच्छे से पढ़ो, जहां कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आंसर करूंगा, कोई इशू नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।